नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अधिश्री एकेडमी पर। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बृहत्तर भारत को पढ़ेंगे, जो आपके रीट पात्रता परीक्षा के सामाजिक विज्ञान की सेकंड यूनिट में संलग्न है। इसके अलावा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में यह आपको भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार इस नाम से आपको टॉपिक मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बृहत्तर भारत है क्या, किसे कहा गया है। तो देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में अगर हम कहें तो प्राचीन इतिहास में बाहरी देशों में भारतीय दर्शन और विचार के प्रवेश होने से वहाँ भारतीय संस्कृति पल्लवित हुई और वह बृहत्तर भारत कहलाया। और विश्व के अनेक देशों में हमारे देश की संस्कृति का प्रभाव उनके समाज के हर क्षेत्र में आज भी दिखाई देता है। इसका मतलब भारत के संबंध हजारों साल पहले ही उन देशों से बन चुके थे। और हुआ ये कि भारत के सांस्कृतिक, साहित्यिक, राजनीतिक एवं सामाजिक संबंध बने, जिसे हम आज भी देखते हैं। तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बुक में ये चैप्टर है बृहत्तर भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास का एक रोचक पक्ष भारत की सीमाओं से परे के देशों के जीवन और संस्कृति पर भारत का प्रभाव होना है। इन देशों में भारतीय दर्शन और विचार का प्रवेश हुआ, जिसके फलस्वरूप यहाँ भारतीय संस्कृति पल्लवित हुई और एक प्रकार का बृहत्तर भारत बन गया। विश्व में अनेक देश हैं जहाँ हमारे देश की संस्कृति का प्रभाव उनके समाज के हर क्षेत्र में आज भी दिखाई देता है। इन देशों के साथ हमारे संबंध हजारों साल पहले ही बन चुके थे। यह एक विचार का विषय है कि उन क्षेत्रों के साथ भारत के सांस्कृतिक, साहित्यिक, राजनीतिक एवं सामाजिक संबंध कैसे बने। हमने कभी भी विश्व के अन्य देशों पर अपने प्रभाव के लिए ताकत का प्रयोग नहीं किया। हमने अपनी सांस्कृतिक ताकत व अपने ज्ञान से दुनिया के देशों पर अपना प्रभाव जमाया। भारतीय संस्कृति सभ्यता का प्रचार। यहाँ पर देखिए, भारत की जो संस्कृति है उसका ज्ञान विज्ञान कैसा है और कैसे पूरी दुनिया में वो किस तरह उसका प्रचार प्रसार हुआ, इसे हम आगे देखेंगे। भारत की सभ्यता व संस्कृति विश्व में उन्नत रही है। सम्राट हर्ष के काल तक भारत कला, साहित्य, शिक्षा और विज्ञान में संपूर्ण विश्व में आगे था। इसलिए प्राचीन काल में भारत विश्व गुरु कहलाता था। भारत में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और गया के विश्वविद्यालय शिक्षा के बड़े केंद्र थे। भारत के अलावा चीन, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, कोरिया, मंगोलिया आदि देशों के विद्यार्थी भी यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। भारत की प्रसिद्धि सुनकर अनेक विदेशी यात्री भी इस काल में यहाँ आए। देखिए, उनमें फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग नामक चीनी यात्री प्रमुख थे। तो जहाँ जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसे हम नोट करेंगे कि भारत की प्रसिद्धि सुनकर अनेक विदेशी यात्री, कई बार अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन से विदेशी यात्री हैं जिन्होंने यहाँ पर आकर ज्ञान प्राप्त किया। तो उनमें फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग नामक चीनी यात्री प्रमुख थे। ये सब विदेशों में भारतीय संस्कृति के संवाहक थे। अब देखिए, यहाँ पर एक शब्द है संवाहक। संवाहक का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानकारी को ले जाने वाला। इन्होंने यहाँ रहकर हमारे ज्ञान विज्ञान का अध्ययन किया। अपने देश लौटते समय वे अपने साथ भारत की संस्कृति, साहित्य और ज्ञान को अपने साथ ले गए। इन्होंने भारतीय ग्रंथों का अपनी भाषा में अनुवाद किया। उन्होंने यहाँ पर रहकर अध्ययन किया और हमारी जो संस्कृति और साहित्य से जो सीखा और जो ज्ञान प्राप्त किया, उनका वहाँ पर जाकर उन्होंने प्रचार प्रसार किया और भारतीय ग्रंथों का अपनी भाषा में वहाँ पर अनुवाद किया। इस प्रकार भारतीय संस्कृति का विदेशों में खूब प्रचार प्रसार हो गया। प्राचीन समय में भारत में उद्योग एवं व्यापार अपने चरम सीमा पर थे। भारत में बनी वस्तुओं की विदेशों में भारी मांग थी। यहाँ बहुत सा माल विदेशों में निर्यात किया जाता था। यह व्यापार जमीन व समुद्र दोनों ही रास्तों से होता था। अब देखिए, यहाँ पर जो आगे बताया जा रहा है कि कौन सा ऐसा माल था जो कि विदेशों में निर्यात किया जाता था। देखिए, भारत से मलमल,
छींट, रेशम व जरी के वस्त्र, नील, गरम मसाले, लौह इस्पात की वस्तुएं आदि भारी मात्रा में निर्यात की जाती थी। यह माल जावा, सुमात्रा आदि दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों तथा पश्चिम व मध्य एशिया से आगे तक भेजा जाता था। इन क्षेत्रों में व्यापारियों का आना जाना लगा रहता था। कुछ क्षेत्रों में भारतीय लोगों ने अपनी बस्तियां भी बसा ली। इस प्रकार वस्तुएं ही नहीं अपितु भारतीय संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, धर्म और दर्शन भी वहां पहुंचा। आगे देखिए, ये जो बॉक्स में दिया हुआ है कि यह भी जाने, तो कुछ इम्पॉर्टेंट है। अग्नि पुराण के अनुसार जम्बू द्वीप से अलग एक द्वीपांतर भारत। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द्वीपांतर भारत का आविर्भाव हुआ, यानी उदय हुआ। यही भाव आधुनिक शब्द इंडोनेशिया से अभिव्यक्त होता है। नेशिया का अर्थ है द्वीप, इंडोनेशिया, नेशिया का अर्थ है द्वीप, इसलिए इंडोनेशिया का अर्थ होता है भारतीय द्वीप। यह एक इस्लामिक देश है जहाँ भारतीय संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। देखिए इम्पॉर्टेंट बात है कि यह एक इस्लामिक देश है, परंतु यहाँ भी भारतीय संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बर्मा, श्याम, मलय, प्रायद्वीप, कंबोडिया, सुमात्रा, जावा, बोर्निया, पाली, अन्नाम, स्वर्णद्वीप। तो देखिए यहाँ पर है ये सुमात्रा जो है और ये स्वर्णद्वीप है, ये एक ही है, एक ही दूसरे के ये नाम है। हिंद, चीन आदि स्थानों पर भारतीय भाषा, साहित्य, धर्म, कला आदि के प्रभाव वहाँ के जनजीवन में आज भी देखने को मिलते हैं। इन स्थानों पर मिलने वाले प्राचीन अवशेषों से वहाँ की संस्कृति और जनजीवन पर भारत के गहरे प्रभाव और संबंधों का पता चलता है। साथ ही भारत की सभ्यता और संस्कृति के विस्तार का भी पता चलता है। जब विश्व मुख्यतः एशियाई देश भारत के संपर्क में आए, अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, एशियाई देश जब भारत के संपर्क में आए तो उस समय उनमें सभ्यता के सभी स्तरों के लोग थे। कंबोडिया के नंगे रहने वाले अर्ध जंगली लोगों से लेकर सभ्यता के आदिम अवस्था से आगे बढ़ जाने वाले जावा के निवासियों तक उनमें शामिल थे। इन सब ने भारतीय सभ्यता की विशेषताओं को अनुभव किया, बहुत बड़ी सीमा तक उसे अपना भी लिया। भारत की भाषा, साहित्य, धर्म, कला, राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाओं ने इन लोगों पर सांस्कृतिक प्रभाव जमाया और वहाँ की स्थानीय संस्कृति के साथ मिलकर एक नई संस्कृति को जन्म दिया। देखिए एक तो वहाँ की संस्कृति और एक भारत की संस्कृति, जब वो संस्कृतियाँ दोनों आपस में मिली, कुछ समय के लिए उनका वहाँ रहना या हम भारतीयों को वहाँ रहना या उन लोगों का यहाँ किसी भी रूप में रहना, चाहे वो शिक्षा प्राप्त करने आते हो या व्यापार के माध्यम से आते हो, लेकिन कुछ समय तो वो यहाँ ठहरे हैं। तो जब कोई भी इंसान एक सीमा लंबी अवधि तक कहीं भी रहता है तो उसमें थोड़ा सा उस जगह का प्रभाव हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए कहा गया है कि स्थानीय संस्कृति के साथ मिलकर एक नई संस्कृति को जन्म दिया। मान लीजिए कि आज कोई भारतीय है, पढ़ लिख कर कोई भी वो आप नौकरी के माध्यम से समझ सकते हैं कि अगर वहाँ पर वो एज ए नौकरी उनकी वहाँ पर लग जाती है, तो अब रहते रहते 5 साल बीते, 10 साल बीते, तो एक तरीके से बहुत लंबा समय उन्होंने वहाँ पर व्यतीत किया। तो एक तो वो भारत की संस्कृति, दूसरा वहाँ पर रहकर जो उन्होंने सीखा उस संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है और एक इन दोनों के मिलन से एक नई संस्कृति का मिलकर जन्म होता है। तो अब यहाँ पर देखिए बृहत्तर भारत, ये एक नक्शा दिया हुआ है बृहत्तर भारत का। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये देखिए, एक मिनट, ये जो है ये भारत है आपका, और ये श्रीलंका है, और ये यहाँ पर इन्होंने प्राचीन नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ब्रह्मदेश, श्याम देश, ये भूटान, नेपाल, गांधार और सुमात्रा, जावा। इनके हमें अभी जो जिस नाम से इन्हें पुकारा जाता है वो सब नाम हमें याद रखने हैं, तो आगे जाके हम इस पर डिस्कस करेंगे।
गतिविधि इस मानचित्र के वर्णित स्थानों के बारे में जानने का प्रयत्न करें कि आज भी हमारी संस्कृति का प्रभाव किन किन क्षेत्रों में तथा कैसा रहा है। ठीक है, भाषा और साहित्य। अब देखिए कि भाषा और साहित्य कैसा था। संस्कृत में लिखे गए अभिलेख बर्मा, श्याम, मलय, प्रायद्वीप, कंबोडिया, अन्नाम, सुमात्रा, जावा और बोर्नियो में पाए गए हैं। इनमें से सभी सबसे प्राचीन लेख ईसा की तीसरी शताब्दी के। अब देखिए जो भी मिला है उनमें सबसे प्राचीन लेख ईसा की दूसरी या तीसरी शताब्दी के हैं। वहाँ संस्कृत का प्रयोग 1000 वर्षों से अधिक काल तक होता रहा। ये कुछ बातें हैं जो नोट्स बनाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि संस्कृत का प्रयोग 1000 वर्षों से अधिक काल तक होता रहा। हिंद चीन के अधिकांश भागों में आज भी पाली भाषा जो संस्कृत से निकली हुई है दैनिक प्रयोग में आती है। चंपा में 100 से अधिक संस्कृत अभिलेख वहाँ पर मिले हैं। कंबुज में मिले अभिलेखों की संख्या न केवल इनसे अधिक है वरन वे साहित्य की दृष्टि से भी उच्च कोटि के हैं। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चंपा में सबसे 100 से अधिक संस्कृत के अभिलेख मिले हैं और कंबोडिया हम देखेंगे आगे इनके नामों को कि किसको क्या कहा गया है। कंबुज में मिले अभिलेखों की संख्या न केवल इनसे अधिक है। महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि वह जो भी कंबुज में जो मिले हैं वो साहित्य की दृष्टि से उच्च कोटि के हैं। वे सुंदर काव्य शैली में लिखे गए हैं जो किसी भी भारतीय के लिए गौरव की बात हो सकती है। यशोवर्मन के 4 अभिलेख क्रमशः 50, 75, 93, 108 छंदों के हैं। राजेंद्र वर्मन का एक लेख 218 छंदों और दूसरा 268 छंदों का है। इन अभिलेखों के रचयिताओं ने संस्कृत साहित्य के प्राय सभी छंदों का प्रयोग किया है। उनमें संस्कृत व्याकरण, अलंकार और छंद शास्त्र के विकसित सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान व्यक्त होता है। इनमें रामायण, महाभारत, काव्य पुराण, अब देखिए रामायण, महाभारत, काव्य पुराण और भारतीय संस्कृति का घनिष्ठ परिचय और भारतीय दर्शन तथा आध्यात्मिक विचारों की गहरी पैठ प्रकट होती है। वे भारत के विभिन्न संप्रदायों के धार्मिक एवं आनुश्रुतिक धारणाओं से भी ओतप्रोत है। यह सब इस सीमा तक है कि हम उसे ऐसे समाज के लिए आश्चर्यजनक ही कहेंगे जो भारत से हजारों मील दूर रहा हो। इन अभिलेखों में वेद, वेदांत, स्मृति, ब्राह्मण, बौद्ध, जैन धार्मिक ग्रंथों, रामायण, महाभारत, काव्य पुराण, पाणिनि के व्याकरण और पतंजलि के महाभाष्य तथा मनु, वात्स्यायन, विशालाक्ष, सुश्रुत, प्रवरशैन, मयूर और गुणाढ्य की रचनाओं के अध्ययन का स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है। राजा और बड़े अधिकारी भी साहित्यिक कार्यों में नेतृत्व करते थे। चंपा के 3 नरेशों के विद्वान होने का उल्लेख मिलता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। चंपा के 3 ऐसे नरेश थे जिनका विद्वान होने का उल्लेख मिलता है। उनमें से एक तो चारों वेदों का ज्ञाता था। कंबुज नरेश यशोवर्मन के बारे में कहा जाता है कि वह शास्त्र और काव्यों का रसिक था। काफ़ी बार एग्जाम में ये प्रश्न आया भी हुआ है कि ऐसा कौन सा शासक था जो शास्त्र और काव्यों का रसिक था। तो ध्यान रखिएगा, कंबुज नरेश यशोवर्मन। ठीक है। जावा में लोगों ने न केवल संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया वरन उन्होंने स्वतः विस्तृत साहित्य का भी सृजन किया। महत्वपूर्ण रचनाओं में रामायण और महाभारत का जावी भाषा में गद्य अनुवाद उल्लेखनीय है। हमारे स्मृति और पुराणों की तरह के शास्त्रों की भी रचनाएं हुई है। उस काल की कुछ रचनाएं इतिहास, भाषा शास्त्र और आयुर्वेद विषय पर भी पाई जाती है। विषय, गुण, मात्रा की दृष्टि से जावा के साहित्य में प्राचीन भारतीयों का योगदान एक उल्लेखनीय कार्य है। भारत के बाहर कहीं भी भारतीय भाषा का इतना लाभपूर्ण अध्ययन न तो हुआ है और न ही उसका इतना महत्वपूर्ण परिणाम ही हुआ। यही बात बौद्ध पाली साहित्य के संबंध में बर्मा और सिंघल पर चरितार्थ होती है। इन दोनों देशों में बौद्ध धर्म ग्रंथों में पाली भाषा अपनाई गई, जिसने वहाँ नए साहित्य को जन्म दिया और आज तक वह निरंतर चली आ रही है।
यह भी जाने इसके बाद इंडेक्स में कुछ इम्पोर्टेंट है। भारत और चीन के संबंधों का लंबा इतिहास दूसरी शती से पूर्व आरंभ होता है। भारत के विभिन्न भागों से चीन में जाकर अनेकानेक भारतीय विद्वानों ने संस्कृत ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। बौद्ध रुचि नामक विद्वान, देखिए इसको ये नोट करने के लिए है, बौद्ध रुचि नामक विद्वान 693 ईस्वी में चालुक्य राजभाषा में चीनी नियुक्त चीनी राजदूत के साथ नालंदा से चीन गया। उसने 53 ग्रंथों का अनुवाद किया। तिब्बत प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति के प्रभाव में रहा। नेपाल से शांति रक्षित और उद्यान से पद्म संभव नामक विद्वान तिब्बत पहुँचे। नेपाल से शांति रक्षित और उद्यान से पद्म संभव नामक विद्वान तिब्बत पहुँचे और उन्होंने तिब्बती लामा धर्म की नींव रखी। ये भी नोट करने के लिए है कि तिब्बत प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति के प्रभाव में रहा। नेपाल से शांति रक्षित और उद्यान से पद्म संभव नामक विद्वान तिब्बत पहुँचे। उन्होंने वहाँ तिब्बती लामा धर्म की नींव रखी। उन्होंने वहाँ संस्कृत ग्रंथों का प्रचार किया, साथ ही उनका अनुवाद करने के लिए वहाँ विद्वान तैयार किए। तो ऐसे उन्होंने वहाँ पर धर्म का प्रचार प्रसार किया। नेक्स्ट देखते हैं कि धर्म भारतीय संस्कृति से प्रभावित भाषा और साहित्य का प्रचार विश्व के जिन क्षेत्रों में देखा गया है, वहाँ भारत के धार्मिक विचारों तथा व्यवहारों ने लोगों के मन पर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया था। बर्मा और शाम में बौद्ध धर्म प्रधान था। ये ध्यान रखिएगा, बर्मा और शाम में कौन सा धर्म प्रधान था? बौद्ध धर्म। जहाँ बौद्ध धर्म प्रधान था वहाँ सभी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी पाई गई। अब देखिए कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में कितनी समानता है कि वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी पाई गई हैं। यद्यपि त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा प्रचलित थी, परंतु शिव की पूजा मुख्य रूप से होती है। समझने वाली बात यह है कि आज भी हमारे यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा होती है और मुख्य रूप से शिव की पूजा होती है। भारतीय धर्म एवं विचारों के परिचय के साथ यह न समझा जाए कि वहाँ के मूल और विश्वास और विधान नष्ट हो गए हैं। हाँ, कुछ तो मिटे पर कुछ अधिक विकसित होकर वहाँ के जनजीवन में घुल मिल गए। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पूर्ण रूप से भारतीय धर्म ही प्रचलित था। उनकी अपने भी विचार थे, अपना भी विश्वास था। हाँ, कुछ तो मिटे पर कुछ अधिक विकसित होकर वहाँ की जनजीवन के साथ घुल मिल गए और अवस्थाओं में तो पुराने विश्वास और रीति रिवाजों ने नए पंथों को भी प्रभावित किया। इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण जावा की बहुत लोकप्रिय मूर्ति भटार गुरु। ये देखिए, नोट करने के लिए है कि जावा की बहुत लोकप्रिय मूर्ति भटार गुरु। इस मूर्ति की लोकप्रियता देखकर अनुमान लगाया जाता है कि शायद हिंदेशिया से कोई मूल देवता इसमें मिल गए हैं। कुछ लोग इसे ऋषि अगस्त्य का प्रतीक मानते हैं। किसको? जावा की जो लोकप्रिय मूर्ति है भटार गुरु, उसे ऋषि अगस्त्य का प्रतीक मानते हैं, जिसकी लोकप्रियता जावा में मिले अनेक अभिलेखों से प्रकट होती है। कंबुज के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि अनेक विद्वान लोग भारत से कंबुज जाते थे और वहां सम्मान प्राप्त करते थे। वहां के कई विद्वान लोग भारत आते थे। उदाहरण के लिए हम शिव सोम को ले सकते हैं, यानी भारत से भी वहां पर जाते थे और वहां से भी भारत विद्वान आते थे, जो वहाँ के राजा इंद्रवर्मन के गुरु थे। इन्होंने भगवत शंकर, जो शंकराचार्य हो सकते हैं, ऐसा पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता। ये सिर्फ अनुमान वाली बातें हैं कि शंकराचार्य हो सकते हैं, कि साथ शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। दूसरी मुख्य विशेषता आश्रमों की है। आश्रमों की संख्या है जो सारे कंबुज में फैली थी। देखिए, सारे कंबुज में आश्रमों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। राजा यशोवर्मन ने 100 आश्रम स्थापित किए। ध्यान रखिएगा आप ये। इन आश्रमों में रहने वाले लोगों एवं वहाँ के विद्यार्थियों का पूरा ध्यान रखा जाता था। बच्चों, वृद्धों, गरीबों व असहायों का पालन उन आश्रमों में किया जाता था। इन आश्रमों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विस्तार का काम किया। यह भी जाने, इंडेक्स में फिर से कुछ इम्पोर्टेंट है।
ऐतिहासिक युग में आते आते हम 254 ईस्वी पूर्व पर पहुंचते हैं। तब हम देखते हैं कि अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति समागम बुलाई, है ना। इसके बाद उन्होंने यवन, सुवर्णद्वीप, हिंदीशिया और लंका, ताम्रपर्णी अथवा सिंघल आदि दूर देशों में दूत मंडल भेजकर और विशेषतः लंका में अपने पुत्र पुत्री को भारतीय धर्म दर्शन बौद्ध दर्शन के स्थायी प्रचारक के रूप में नियुक्त करके उसने बृहत्तर भारत के निर्माण में एक बड़ा कदम उठाया। तो देखिए सम्राट अशोक ने क्या किया, स्वयं अपने पुत्र और पुत्री को भारतीय धर्म दर्शन बौद्ध धर्म के स्थायी प्रचारक के रूप में नियुक्त करके बृहत्तर भारत का निर्माण करने में एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया। अब आते हैं हम समाज पर कि समाज कैसा था। वर्ण व्यवस्था जो भारतीय सभ्यता एवं समाज का मूल आधार है, भारत में भी वर्ण व्यवस्था ही रही है, वह भारतीय संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में हुए प्रसार के कारण वहाँ भी स्थापित हुई। परंतु जिस प्रकार बाद के समय में भारत में वर्ण व्यवस्था के मूल रूप में परिवर्तन आया, वहाँ की संस्कृति में वैसा नहीं हुआ। बाली और कंबोज के निवासियों में जो जाति व्यवस्था का स्वरूप आज दिखाई देता है, उसे हम भारत की प्राचीन वर्ण व्यवस्था का उदाहरण समझ सकते हैं। अब देखिए वर्ण व्यवस्था भारत में भी रही है, लेकिन वहाँ भी उसी प्रकार की व्यवस्था को देखा गया। परंतु जिस प्रकार बाद में अब लेकिन आधुनिक भारत आते आते भारत में वर्ण व्यवस्था के मूल स्वरूप में परिवर्तन आ चुका है। वहाँ की संस्कृति में लेकिन अभी तक भी उसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था अभी भी है जैसा पहले हुआ करती थी। बाली और कंबोज के निवासियों में जो जाति व्यवस्था का स्वरूप आज दिखता है, उसे हम प्राचीन वर्ण व्यवस्था का उदाहरण समझ सकते हैं। विवाह का आदर्श, विभिन्न प्रकार की रस्में, उनका स्वरूप और वैवाहिक संबंध लगभग भारत की समाज की तरह ही थे। सती प्रथा भी प्रचलित थी। भारत के प्राचीन समाज की तरह वहाँ भी पर्दा प्रथा नहीं थी। पुराने समय में भारत में भी पर्दा प्रथा नहीं थी। भारत की ही तरह स्त्री को अपना पति चुनने का अधिकार था। जुआ, मुर्गों की लड़ाई, संगीत, नृत्य, नाटक लोगों के मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। जावा में नाटक का लोकप्रिय रूप छाया नाटक, ये सब आप नोट इम्पॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा इनको। जावा में नाटक का लोकप्रिय रूप छाया नाटक है जो व्यंग कहलाता है। व्यंग के कथानक मुख्यतः रामायण और महाभारत से लिए गए हैं। जावा निवासियों द्वारा इस्लाम धर्म मानने के बावजूद आज भी ये खेल वहाँ उतने ही लोकप्रिय एवं प्रचलित है जो भारतीय संस्कृति की व्यापकता के परिचायक हैं। भारत की ही तरह वहाँ समाज का मुख्य खाद्य चावल और गेहूँ ही था। वहाँ पान खाना भी प्रचलन में था। आभूषण व वस्त्रों का पहनने का प्रकार भी भारत की तरह था। देखिए भारत में और वहाँ के रहन सहन में या समाज में कितनी समानताएं हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भारत ही है। कला, अब देखिए कला को देखते हैं हम। जहाँ जहाँ भारतीय संस्कृति का प्रभाव रहा, भारत की तरह वहाँ भी सभी जगह कला भी धर्म से प्रभावित रही। यहाँ की कला का शुरुआती रूप पूर्णतः भारतीय ढंग का है। वहाँ की प्राचीन कलाकृतियाँ वहाँ जाकर बसने वाले भारतीय कलाकारों की ही कृतियाँ मानी जाती हैं। वहाँ की प्राचीन मूर्तियों और मंदिरों का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। जावा के मंदिर, जावा का सबसे महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प का वहाँ का बरोबोदूर मंदिर है, बिल्कुल, जो 750 से 850 ईस्वी के बीच शैलेंद्रों के संरक्षण में बना था। इस भव्य भवन में एक के ऊपर एक 9 मंजिलें बनी हुई थी तथा सबसे ऊपर घंटानुमा स्तूप है। इसका सौंदर्य अकथनीय है। बरोबोदूर की दूसरी उल्लेखनीय विशेषता इसके बरामदों में बनी मूर्तियों की पंक्तियां हैं। मूर्तियों की पंक्तियों की कुल 11 श्रृंखलाएं हैं और कुल संख्या लगभग 1500 है। बरोबोदूर की बुद्ध की मूर्तियां और मेनदूत की बोधिसत्व की मूर्तियों की स्वतंत्र मूर्तियां जावा की मूर्ति कला के सुंदरतम नमूनों में मानी जाती है। चेहरे पर देवी का आध्यात्मिक भाव इन मूर्तियों की प्रमुख विशेषता है।
बिल्कुल, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि चेहरे पर देवी का आध्यात्मिक भाव इन मूर्तियों की प्रमुख विशेषता है। निसंदेह भारत की गुप्तकालीन मूर्ति कला से इन मूर्तियों की रचना करने की प्रेरणा प्राप्त हुई होगी। यद्यपि जावा का कोई अन्य मंदिर बरोबुदुर के मंदिर के जितना विशाल नहीं है। इसका मतलब बरोबुदुर का मंदिर बहुत विशाल है और न ही उसके जैसी भव्यता पा सका। तथापि वहाँ की प्रबनन की घाटी में स्थित लारो जंग के मंदिर का स्थान द्वितीय माना जाता है। उसके बाद जो मंदिर है वो लारो जंग के मंदिर बरोबुदुर के बाद आता है। इसमें 8 मुख्य मंदिर है, उनमें शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है। यहाँ पर भी शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है। इसके उत्तर के मंदिर में विष्णु की और दक्षिण के मंदिर में ब्रह्मा की मूर्ति है। इसके बरामदे के भीतरी भाग में उत्कीर्ण मूर्तियों के 42 फलक है। इसमें रामायण के आरंभ से लेकर लंका पर आक्रमण तक के दृश्य अंकित हैं। आप देखिए, इस मंदिर में रामायण के आरंभ से लेकर लंका पर आक्रमण तक के दृश्य अंकित किए गए हैं। ज़रूर ऐसा लगता है कि बिल्कुल पढ़ते हुए भी ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी भारतीय ने ही मंदिर को बनाने में सहायता प्रदान की है, या हो सकता है कि किसी भारतीय कलाकार के द्वारा ही निर्माण किया गया हो। हम कह सकते हैं कि बरोबुदुर और लोरो जंगरंग जावा और भारतीय कला के शास्त्रीय और रोमांचक स्वरूपों को व्यक्त करते हैं। आगे है कंबुज के मंदिर। कंबुज में अंगकोर नामक स्थान के आरंभिक वास्तुशिल्पों में कुछ मंदिर है जिनकी भारतीय मंदिरों से बहुत कुछ साम्यता है। मंदिर के मध्य और किनारे के शिखर उत्तर भारतीय शैली के हैं। इस ढंग का सर्वोत्तम और पूर्ण नमूना अंगकोर वाट में है। शिखरों के चारों दिशाओं की ओर मुंह किए मुंडों द्वारा ढककर एक नवीनता उत्पन्न की गई है। मंदिरों और नगरों के चारों ओर गहरी खाई। देखिए, मंदिर की सारी विशेषताएं बताई जा रही है यहाँ पर कि शिखरों को चारों दिशाओं की ओर मुंह किए मुंडों द्वारा ढककर एक नवीनता उत्पन्न की गई है। ये एक ऐसी विशेषता है कि ये किसी भी मंदिर में शायद ना के बराबर मिले। मंदिरों और नगरों के चारों ओर गहरी खाई है। इसके ऊपर पुल नुमा रास्ता और रास्ते के दोनों ओर सांप के शरीर को खींचते हुए दैत्यों की शक्लें बनी हुई है जो पुल के जंगले का काम करती हैं। संसार की वास्तुकला में यह निश्चय ही एक अनोखी और मौलिक वस्तुएं हैं। देखिए, यहाँ पर मंदिर का दृश्य भी हमें यहाँ दिखाया गया है। अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर है ये। एक बार किसी भी चीज़ को जब आप पढ़ते हैं तो उस चीज़ को अगर हो सके तो देख जरूर लिया कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ याद करते हैं और अगर दृश्य हमने देखा हुआ है तो वो जल्दी ही हमें याद आ जाता है। ठीक है, इन भवनों की विशालता का अनुमान इनकी विशाल लंबाई व चौड़ाई से लगा सकते हैं। मंदिर की चार दीवारी के बाहर 650 फीट चौड़ी गहरी खाई है एवं 36 फीट चौड़ा पत्थर का रास्ता है। खाई मंदिर के चारों ओर है। इसकी लंबाई 2 मील है। पश्चिम फाटक से पहले बरामदे तक सड़क 1560 फीट लंबी और 7 फीट ऊंची है। अंतिम मंजिल का केंद्रीय शीर्ष जमीन से 200 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है, तो ये जो विशेषताएं हैं ये अंगकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है उसकी हैं। आगे देखते हैं हम जो इम्पोर्टेंट है, आनंद मंदिर। बर्मा में सर्वोत्तम मंदिर पैगन का आनंद मंदिर है। बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, इसको ज़रूर आप याद रखिएगा। यह 564 वर्ग फीट के चौकोर आंगन के बीच में स्थित है। मुख्य मंदिर ईंटों का बना हुआ और वर्गाकार है। भव्य अनुपात और व्यवस्थित नियोजन के साथ ही आनंद मंदिर का सौंदर्य यहाँ पर उत्कीर्ण पत्थर की असंख्य मूर्तियों और दीवार पर लगे मिट्टी के चमकीले फलकों से बढ़ गया है। पत्थर की उत्कीर्ण मूर्तियों की संख्या 80 है। ये शायद थोड़ा सा इसमें पेज जो है लाइनें थोड़ी सी टेढ़ी हैं। पत्थर की उत्कीर्ण मूर्तियों की संख्या 80 है और उनमें बुद्ध के जीवन की मुख्य घटनाएं अंकित है। ठीक है, यह मंदिर भारतीय शैली में ही विकसित हुआ है। उस ढंग के मंदिर बंगाल में पाए जाते हैं और संभवतः उन्हीं से आनंद मंदिर के नियोजन की प्रेरणा मिली होगी, ऐसा अनुमान लगाते हैं हम। इस मंदिर के संदर्भ में ड्यूरोसाइल ने विशेष अध्ययन किया है और वो कहते हैं, उनका मत है ये कि
ये वाला, जिन वास्तुकारों ने आनंद का नियोजन और निर्माण किया वे निसंदेह भारतीय थे। देखिए इस प्रकार उसका निर्माण किया गया है कि जैसे जिस प्रकार हमारे भारतीय मंदिरों में जो कुछ विशेषताएं मिलती हैं बिल्कुल हूबहू वही वहाँ पर देखने को हमें मिलता है। इसलिए ड्यूरोसाइल ने तो ये दावा कर दिया है यहाँ पर कि निसंदेह वे भारतीय थे। शिखर से लेकर कुर्सी तक प्रत्येक वास्तु तथा बरामदों में पाई जाने वाली अनेक प्रतर मूर्तियाँ और कुर्सियों, गलियारों में लगे मिट्टी के फलकों में भारतीय कला कौशल और प्रतिभा की अमिट छाप दिखाई पड़ती है। इस दृष्टि से हम ये मान सकते हैं कि आनंद का मंदिर बर्मा की राजधानी में बना होने पर भी भारतीय मंदिर है। निश्चित रूप से ऊपर वर्णित विभिन्न बिंदुओं को पढ़ने के बाद हमने जाना कि भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में गहरा प्रभाव रहा है तथा वह प्रभाव वहाँ के सामाजिक जीवन पर आज भी दृष्टिगोचर हो रहा है। जिन देशों के ऊपर चर्चा की गई है उनके अतिरिक्त भी अनेक देशों पर हमारी संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा। उदाहरण के लिए सूरीनाम, ईरान, कई अफ्रीका के देशों पर भी हमारी संस्कृति का गहरा प्रभाव स्पष्ट हमें दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए शब्दावली दी गई है, उसे हम ध्यान से देखेंगे एक बार। हिंदेशिया, कि हिंदेशिया में कौन कौन से जो देश आते हैं। जावा, जावा का जो यहाँ पर नाम है मैं लिख देती हूँ, यवद्वीप, आप ध्यान रखें। सुमात्रा, स्वर्णद्वीप, पाठ में भी हमने ये पढ़ा था, रिपीट हुआ था एक जगह। बोर्नियो, बकलपुर, ठीक है। बाली आदि द्वीप समूह। हिंद चीन में कौन से आते हैं? पूर्वी एशिया के वियतनाम, कंबोडिया आदि राष्ट्र। कंबुज, इसे कंबोडिया कहा गया है और चीनी साहित्य में इसे फूनान कहा जाता है। याद रखिएगा आप, चीनी साहित्य में इसे फूनान। श्याम, थाईलैंड। चंपा, अन्नाम। चंपा का एक जो दूसरा नाम है वो अन्नाम भी है और वियतनाम है इसका, तो आप ये ध्यान रखें, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि चंपा पाठ में तो हम वियतनाम पढ़ ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अन्नाम दे दिया है। अगर ऐसा पूछा जाता है तो आप ये ध्यान रखें, चंपा का जो नाम है अन्नाम और वियतनाम ये एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। बर्मा, म्यांमार, उत्कीर्ण करना यानी खोद कर लिखना, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स के साथ मिलेंगे। इस जो भी इस पार्ट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं उनके साथ हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।